वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 8 की एनसीईआरटी की इतिहास के बुक का एक्सरसाइज 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, इसे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1 को देख लिया है। जिन लोगों ने इसे नहीं देखा है वो इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, वहाँ इसका लिंक आपको मिल जाएगा और आप इसे आई बटन पर भी देख सकते हैं। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, कैसे जानेंगे। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदारों ने अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सके। चलिए पहले इसे समझते हैं कि भारत पे मुगलों का शासन काफी समय तक स्थापित रहा। यहाँ पे बहुत सा वर्ष तक जो है मुगलों के कई राजाओं ने यहाँ पर शासन किया, जैसे कि आपने अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां का नाम सुना होगा, जिसमें कि सबसे आखिरी राजा जो था वो कौन सा था, तो औरंगजेब था। आपसे यह जीके के भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मुगल बादशाह में अंतिम राजा कौन था, तो औरंगजेब था। उसने अपनी शक्तिशाली का बखूबी प्रदर्शन किया। वर्तमान भारत में एक बड़े हिस्से पर वो नियंत्रण भी स्थापित कर लिया था। जब वह 1707 में उसकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद के जो सूबेदार और जमींदार आए वो सब अपनी ताकत दिखाने लगे, लेकिन वो राजा बनने के योग्य नहीं थे। इसी कारण जो है धीरे धीरे जो है उनकी कमी दिखने लगी और दिल्ली जो है अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। इसके अलावा मुगलों से ज़्यादा ताकतवर वंश के जो लोग थे वो कुछ अन्य लोग भी थे, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि राजपूत वंश वगैरह जो थे उनका शासन काफ़ी ज़्यादा यहाँ स्थापित हो गया और उन्होंने मुगलों की सत्ता को हरा दिया और वापस से यहाँ पर उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था को अपना लिया। इसके बारे में हम और आगे जानेंगे। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारी कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि वे एक ही दिन में इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन गए, और इस अध्याय में आप देखेंगे कि यह कैसे हुआ। चलिए अब हम इसे समझते हैं कि आप तो जानते ही होंगे भारत के बारे में कि भारत को पहले जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी चीज़ कमी नहीं थी और सोना जो है वो काफ़ी ज़्यादा भरपूर मात्रा में था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कच्चे माल की भी सुविधा उपलब्ध थी, जैसे कि कपास वगैरह हो गया, जूट वगैरह हो गया, चमड़े। इसके अलावा बहुत सारी ऐसे मिनरल जिसका उपयोग भारतवासी नहीं जानते थे, लेकिन यूरोप जो है वो शुरू से ही जो है भारत पर अपनी दृष्टि बनाया हुआ था। इस कारण यूरोप से बहुत सारे लोग जो है यहाँ आकर जो है व्यापार व्यवसाय करने लगे, भारत को देखने लगे, जिसमें कि आपने सुना होगा पुर्तगाली, डच, उसके बाद यूरोपियन में बहुत सारे देश भी यहाँ आए, जिसमें कि अंग्रेज लोग भी थे। अंग्रेजों ने शुरुआत में तो यहाँ पर सिर्फ व्यापार व्यवसाय किया, लेकिन आप क्या देखेंगे कि धीरे धीरे कैसे उन्होंने भारतीय सत्ता को अपने में समा लिया, उसे अपना उपनिवेश बना लिया और तत्पश्चात हम लोगों पे उन्होंने 100 वर्षों से अधिक तक शासन की। तो शुरू में दिलचस्पी भारत में नहीं थी, बाद में यह कैसे आई तो हम जानेंगे। चलिए पहले यहाँ एक चित्र दिया गया है, उसे हम समझते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे एक चित्र है जिसमें कि कैप्टन हैंडसन के द्वारा जो है बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी हो रही है। कैप्टन हैंडसन ने क्या किया, तो बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया, क्योंकि यहाँ पे जो है अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। आप देखिए कि यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे बहादुर शाह जफर और कुछ इंडियन जो है उनको जो है अंग्रेज सिपाही क्या कर रहे हैं, तो कैद करके ले जा रहे हैं। औरंगजेब के बाद मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह हुआ तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने मार डाला। चलिए ये जो चित्र है इसके हिसाब से हम समझते हैं कि यह एक चित्र भले ही हो, लेकिन इससे हमें बहुत सारी चीजें मालूम हो सकती है। चलिए इसे समझते हैं कैसे। जैसे आप जानते ही हैं कि शुरू में यहाँ पे अंग्रेज केवल व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से आए थे, लेकिन अंग्रेज शुरू से ही धूर्त और षड्यंत्रकारी थे। वे अपनी भारत पर गिद्ध की दृष्टि बनाए हुए पहले से ही रहे थे। उन्होंने क्या देखा कि पहले यहाँ पे राजाओं का शासन काफी ज्यादा मजबूत था, जैसे कि मुगल वंश का शासन यहाँ पे जब स्थापित हुआ तो अकबर, बाबर जैसे राजाओं ने इसको काफी मजबूती से शासन किया और उस समय जो है बाहर से किसी भी तरीके का विद्रोह नहीं होता था। लेकिन बहुत से राजा ऐसे आए, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो कुछ राजा ऐसे थे जो निर्बल थे, जिसके कारण अंग्रेजों ने व्यापक रूप से यहाँ पर ध्यान दिया
और हम क्या देखते हैं कि बहादुर शाह के समय जो है अंग्रेज पूरी तरीके से यहाँ घुस गए थे और 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारत को अपना उपनिवेश बना लिया और उस पर पूरी तरीके से अधिकार कर लिया। शुरू में अंग्रेजों ने क्या किया, वे धीरे धीरे भारतीय सीमा के अंदर घुसते चले गए और जब इस पर आधा कब्जा उन्होंने जमा लिया था तो वे जानते थे कि भारतीय जो है वो भारत के राजा को ही पसंद करेंगे, तो उन्होंने बहादुर शाह जफर को बस एक मोहरा बनाया, राजा था वो बस और काम अंग्रेजी शासन का होता था। जब पूरी तरीके से अंग्रेजी शासन का नियंत्रण स्थापित हो गया तो उन्होंने बहादुर शाह जफर को जो है इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और देश खाली करने के लिए और देश से बाहर जाने के लिए उन्हें कहा गया, उन्हें देश निकाला दे दिया गया। और उनके सामने उनके जो बेटे थे जो राजवंश के अधिकारी होते और आने वाले समय में भारत के राजा बनते, भारत की दृढ़ कमान संभालते, उनको जो है उनके सामने मौत के घाट उतार दिया गया। तो आप देख सकते हैं अंग्रेजों में किसी भी तरीके की माया दया नहीं थी। वे क्या करते थे तो सिर्फ अपने फायदे के लिए भारत का इस्तेमाल करना चाहते थे और यहीं से जो है अंग्रेजी सेना की नींव जो है वो भारतीयों पर पड़ गई थी और इसी के बाद से वे अपनी शासन सत्ता को काफी ज्यादा मजबूत कर लिए और तत्पश्चात उन्होंने हमारे ऊपर 100 से अधिक वर्षों तक शासन किया। आप यहाँ पे 1857 का विद्रोह देखेंगे, पलासी का विद्रोह देखेंगे, बक्सर युद्ध देखेंगे, इन सब सारी चीजों के अंतर्गत जितने भी युद्ध हुए इसमें अंग्रेजों को ही विजय मिली और यहाँ पे वे लोग क्या किए, आ जाने के बाद अपनी शासन सत्ता को काफी ज्यादा मजबूत बना लिए थे। अब चलिए आगे पढ़ते हैं कि जिस समय अंग्रेज का भारत में आगमन ही हुआ था तो किस तरीके से हुआ। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, मतलब आप जानते हैं कि भारत जो है वो शुरू से ही व्यापारिक दृष्टिकोण का एक केंद्र रहा यूरोप के और तमाम विश्व के देशों के लिए। तो शुरू में सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया था, जिससे कि कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। इस इजाजतनामे का मतलब था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी के होड़ नहीं कर सकती और इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती है, वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती है। कंपनी की दूसरी अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्य कंपनी मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी न हो तभी वे सस्ती चीजें खरीद कर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकती थी। चलिए यहाँ समझते हैं कि क्या कहा जा रहा है। जिस समय भारत में बहुत सारे यूरोपीय शक्तियां यहाँ व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से आती थी तो उस समय 1600 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य यही था कि भारतीय मालों को सस्ते दामों पर बेचना और बाहर जाकर उन्हें महंगे दामों पर बेचना, ताकि इससे फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी को हो सके। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के आ जाने के बाद जो है यहाँ पे मुंबई में, सूरत में बहुत सारी फैक्ट्रियां स्थापित हो गई थी जिसका व्यापार लंदन से किया जाता था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्य केंद्र था वो लंदन था। उसके अनुसार ही सभी जगहों पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तत्पश्चात यहीं से इंग्लैंड ने अपनी नीति को बनाना आरंभ कर दिया। उसने यहाँ महारानी एलिजाबेथ से एक चार्टर यानी कि इजाजतनामा तैयार करवाया, जिसके तहत वो क्या कर सकता था तो भारत के किसी एक इलाके पर अपना पूर्ण नियंत्रण कर सकता था। वहां पर केवल अंग्रेजी ही सेना व्यापार व्यवसाय कर सकेंगे, इसके अलावा जो है किसी को भी अधिकार नहीं दिया जाएगा। इस इजाजतनामे पे जब उसे अधिकार मिल गया तो उसने भारत को जो भी इलाका उन्हें दिया गया था उसे खंगालना शुरू कर दिया। अब चलिए यहाँ जो चित्र दिया गया उसे हम समझते हैं कि 18वीं सदी में भारत में आने वाले रास्ते। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा भारत है। यहाँ आप देखिए अफ्रीका है और उसके अगल बगल के जितने सारे क्षेत्र हैं वो भारत से जुड़े हुए हैं। यहाँ आप देखिए ब्रिटिश आइसलैंड है, जैसे कि सारा रास्ता जो है वो भारत की ओर ही जाता है, चाहे अफ्रीका हो, केप ऑफ गुड हो, सेंट हेलेना हो और कलकत्ता, मद्रास, बम्बई और कैंटोन, ये सारी चीजें जो है केंद्र थे ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश आइसलैंड, अफ्रीका, सेंट हेलेना और केप ऑफ गुड के। तो इतने सारे रास्ते जो भारत में जाकर खुलते थे ताकि व्यापार व्यवसाय जो है वो आसानी से हो सके और कंपनी जो है वो अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके। वाणिज्य क्या होता है तो यह एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम है जिसमें चीजों को सस्ती कीमत पर खरीद कर और ज्यादा कीमत पर बेचकर यानी मुख्य रूप से व्यापार और जरिए मुनाफा कमाया जाता था। चलिए इसे बहुत सरल शब्दों में और आसानी से समझते हैं। जिस समय भारत में अंग्रेज व्यापारी आए थे
और भी बहुत सारे यूरोपीय व्यापारी, डच, पुर्तगाल, जो भी लोग यहाँ पे आकर रह रहे थे, वे क्या देख रहे थे कि भारत के पास मतलब कच्चा माल जो है वो पर्याप्त है, मतलब पर्याप्त भी और बहुत ज्यादा भी है, तो भारतीय उसका उपयोग नहीं करते थे। भारतीय लोगों को चमड़ा, कपास, जूट का उपयोग उतना नहीं करते थे, बहुत कम करते थे। तो उन्होंने क्या देखा कि ये चीजें हमारे काम आ सकती है। वे भारत से इसे सस्ते दामों पर खरीदते थे भारतीय राजाओं से, और उसे जो है दुगने दामों पर यूरोपीय बाजारों में बेचा करते थे, जिससे उन्हें दुगना फायदा होता था। यही जो स्थिति है, सस्ते दामों पर वस्तुओं को खरीदकर दुगने दामों पर बेचना और मुनाफा कमाना, यही क्या कहलाता है? वाणिज्य की। अब चलिए आगे समझते हैं। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरे यूरोपीय ताकतों को पूर्व के बाजारों में आने से नहीं रोका जा सकता था। जब तक इंग्लैंड से जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होकर चक्कर लगाकर हिंद सागर पार करते, तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाली ने खोजी यात्री वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में पहली बार भारत तक पहुंचने के इसी मार्ग का उसने पता लगवाया था, और 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावना तलाशने लगे थे। कुछ ही समय के बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आए। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली लोगों का यहाँ पे आगमन था। मतलब कुछ इससे भी पहले लोग आए थे, लेकिन चूंकि उस समय भारत के बारे में नहीं पता था कि यह स्थान जो है भारत कहलाएगा। मतलब भारत की खोज बहुत पहले से बहुत सारे व्यापारी कर रहे थे, लेकिन सबसे अधिक श्रेय जिसे जाता है भारत खोजने का, उसने वास्को डी गामा का नाम आपने सुना होगा, जो पुर्तगाल का रहने वाला था, जिसने 1498 ईस्वी में भारत की खोज की थी। यहाँ पर जब भारतीय के पास पुर्तगाली लोग पहुंच गए, तो उन्होंने व्यवसाय की दृष्टि से यहाँ पे बहुत सारे अपने केंद्र स्थापित किए, और गोवा को एक मुख्य केंद्र के रूप में रखा गया, जहाँ से पुर्तगाली व्यापार व्यवसाय किया करते थे। तत्पश्चात जो है डच लोग आए, और उसके बाद जो है फ्रांसीसी लोग भी यहाँ धीरे धीरे आने लगे। अब भारत से व्यापार कैसे होता था? जब भी भारत से नाव जाता था तो उसको केप ऑफ गुड रास्ते से होकर जाना होता था। चलिए अब आगे समझते हैं। समस्या थी कि सारी कंपनियां एक ही जैसी चीजें खरीदना चाहती थी, क्योंकि मुनाफा कमाने के लिए। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीकी सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इसके अलावा भारत का काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग थी। आपको जानना चाहिए कि भारत जो है एक गरम मसाला का सबसे बड़ा स्रोत है पूरे विश्व में। उस समय जो है उनके खानों में जायके के इस्तेमाल में जो ये मसाले का प्रयोग होता था, उन्हें काफी ज्यादा यह पसंद आता था। इसलिए भारत में काली मिर्च, लौंग, इलायची, इन चीजों की मांग जो है काफी ज्यादा अधिक थी। पूरे यूरोपीय लोग इसे खरीदना चाहते थे। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगी। अब आप भी जानते हैं कि जिन चीजों की कमी होती जाती है, उन चीजों का मांग जो है वो बढ़ा दिया जाता है, कि जिसके पास पैसे हो वही खरीद सके। तो उस समय जब चीजों की मांग बढ़ने लगी, तो भारत में इन चीजों के दामों को काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया, और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था, वे अपनी प्रतिस्पर्धा कंपनियों को खत्म कर दें। इस कारण जो है वे लोग आपस में लड़ाई करने लगे। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, ये सब अपने में लड़ाई करने लगे कि हमारा वर्चस्व ज्यादा स्थापित हो, ताकि केवल हम ही यहाँ से सामान खरीद कर बेच सके, बाकी जो है अन्य देश यहाँ नहीं आ सके। लिहाजा बाजार पर कब्जे की इस होड़ में व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। 17वीं से 18वीं सदी में जब भी मौका मिला, कोई ना कोई एक ऐसी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज डुबो देती और रास्ते में रुकावट खड़ी कर देती। अब केवल उन्हें अपना फायदा दिख रहा था। वे चाहते थे कि मतलब जो भी व्यापार व्यवसाय के सामान है, जिसका फायदा केवल वे ही लोग उठा सके, अन्य दूसरे लोग नहीं उठा सके। इस चाल में उन्होंने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया, और फ्रांसीसी लोग डच लोगों के नाव को डुबा देते, या डच लोग जो है पुर्तगाल के नाव को डुबा देते, ताकि वे यहाँ तक पहुंच ही नहीं सके। केप ऑफ गुड से होते हुए जो रास्ते भारत की ओर जाते थे हिंद महासागर से, वहीं पे ही ये नाव को डुबा दिया जाता था, ताकि भारत कोई नहीं पहुंचे और केवल एक ही दो जहाज पहुंचे, जिससे केवल उन्हीं को फायदा हो सके। तो ये षड्यंत्रकारी नीति जो है वो अपनाई जा रही थी। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था, और व्यापारी चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा गया था। अपनी बस्तियों को किले बंद करने के लिए, व्यापार में मुनाफा कमाने के लिए इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। इस प्रकार जो है व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखते हैं कैसे हुआ। अब इन चीजों को हम समझते हैं कि भारत में बहुत सारे व्यापारिक केंद्र थे, जैसे कि फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली। तो जब उन लोगों के नावों को डुबाया जाने लगा, बड़े बड़े जहाजों को, तब इनके पास जो भी सामान थी उसको सुरक्षित रखने के लिए इन्होंने किलेबंदी शुरू कर दी, क्योंकि अगर वो हमला करते तो बदले में उन्हें भी हमला का सामना करना पड़ता। इस कारण बड़े बड़े किलेबंदी की गई, सामानों को सुरक्षित रखा गया। व्यापार से किसी भी तरीके की राजनीतिक व्यवस्था न जुड़े, मतलब इसमें किसी भी तरीके की राजनीतिक चहल पहल न हो, इससे उनको दूर रखने का प्रयत्न किया गया। अब आगे समझते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती थी। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1691 में हुगली नदी के किनारे
शुरू की गई थी। और आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जीके के एग्जाम में कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री कब स्थापित की गई और कहाँ, तो हुगली नदी के किनारे 1651 ईस्वी में इंग्लैंड की फैक्ट्री स्थापित हुई। कंपनी ने व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहाँ पे निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। यहीं पर उन्हें दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी के सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 ईस्वी तक कंपनी ने इस आबादी के चारों ओर एक किले बनाना शुरू कर दिए और 2 साल बाद उन्हें मुगल अफसरों को रिश्वत देकर गांव की जमींदारी भी खरीद ली। उनमें से एक गांव था कालीकाता, जो बाद में कलकत्ता बना और इसे अब कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी करे। चलिए हम समझते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय इंग्लैंड कैसे भारत में घुसा और वापस से उसने कैसे अपनी षड्यंत्रकारी नीति के जरिए जो है भारत पर अपना पूर्ण रूप से सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया। तो 1651 ईस्वी में हुगली नदी जो कलकत्ता में है वहां पर इसने अपना केंद्र स्थापित किया प्रारंभ में, और धीरे धीरे जब यहाँ पे इनका केंद्र स्थापित हो गया तब वहाँ के व्यापारी यहाँ आकर रहना शुरू कर दिए। जहाँ पर व्यापार हुआ था वहाँ पर कुछ लोग आकर रह लेते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे यह व्यापार बढ़ता चला गया, अंग्रेज से बहुत सारे अधिकारी भारत में आकर बसते चले गए और उन्होंने अपना केंद्र जो है कलकत्ता में बना लिया। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, तो भारतीय राजाओं को खरीदने का प्रयास किया, रिश्वत देने का प्रयास किया। बहुत सारे ऐसे लालची राजा थे जो रिश्वत लेने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने थोड़ा भी नहीं समझा कि इससे भारत को आने वाले भविष्य में जो है जकड़ लिया जाएगा। तत्पश्चात जितने भी भारतीय राजा जो लालची हो रहे थे उनको अंग्रेज ने पैसे देकर, रिश्वत देकर जो है यह बात मनवा ली कि हमारे सामानों पर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लिया जाएगा। तत्पश्चात उन्होंने यहाँ से जो भी सामान भेजा जाता वो कर मुक्त होता। धीरे धीरे इसी तरीके से अंग्रेजों ने भारतीयों पर अपनी पकड़ जो है वो मजबूत कर ली और 1696 ईस्वी तक आते आते कंपनियां जो थी, इंग्लैंड की कंपनियां, उन्होंने चारों तरफ एक बड़ा सा किला बनवा लिया जहां पर ये रहा करते थे। कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त करने का अधिकार मिला। कंपनी के जो अफसर थे निजी तौर पर व्यापार चलाते थे, उन्हें छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया और इसके बाद बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम होती चली गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खान विरोध क्यों न करते। चलिए अब हम समझते हैं जब औरंगजेब ने अंग्रेजों को क्या किया, मुक्त व्यापार की नीति दे दी, तब उन्हें हर जगह जो है वो छूट मिल गई। इस तरीके से अंग्रेजों का मन काफी ज्यादा बढ़ता चला गया। अब वो कलकत्ता के अलावा बंगाल पर भी अपना अधिकार करना चाहते थे। कंपनी के जो अफसर थे वो निजी तौर पर व्यापार चलाते थे और उन्हें बंगाल में छूट नहीं दी गई थी। इसी कारण जो है बंगाल का नवाब मुर्शीद कुली खान जो है वो अंग्रेजों का विरोध कर रहा था। यहाँ पे आप चित्र एक देख रहे हैं जहाँ पे मद्रास के जहाजों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं विलियम सिम्पसन द्वारा यह बनाया गया चित्र है, जो कि 1867 का यह चित्र। आप देखिए यहाँ पे जहाँ पे एक बहुत बड़ा नदी है, उसमें नाव है और यहाँ पे सामानों को उतारा जा रहा है और इन्हें अपने स्थान पे पहुंचाया जा रहा है। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं व्यापार से युद्धों तक। 18वीं सदी की शुरुआत कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शीद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। ये सभी शक्तिशाली शासक थे और उन्होंने कंपनी को रियासत देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी के नजराने मांगने लगे। उससे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि इस वजह से बंगाल की सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी का यह कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो गया है। व्यापार तभी फूल फल सकता था जब सरकार शुल्क हटा देगी। कंपनी को लगा, इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने से उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते चलेगा और इन टकरावों की परिणति पलासी युद्ध के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। चलिए इसे समझते हैं कि जिस समय औरंगजेब ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार की नीति दे दी थी, तो उस समय वो कलकत्ता पे आसानी से अधिकार बहुत तरीके से कर लिए थे। अपने सामानों को बहुत आसानी से भेज देते थे क्योंकि किसी पे किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लग रहा था।
इससे अंग्रेजों का मन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अंग्रेज से लोग जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे आने लगे, बसने लगे और अपने किलेबंदी भी करने लगे। लेकिन जो है बंगाल का नवाब जो है इसे नहीं मान रहा था। मुर्शीद कुली अली खां जो है उसने इसका विरोध किया और जब वह उसकी मृत्यु हो गई तो अलीवर्दी खां यहाँ का नेता बन गया। और अलीवर्दी खां के बाद जो है सिराजदौला बंगाल का नवाब बना। वो किसी भी तरीके से अंग्रेजों को नहीं पसंद किया करता था। उसमें औरंगजेब के द्वारा जितनी भी छूट दी गई थी अंग्रेजों को, उसको पूरी तरीके से उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने यह भी कहा सिराजदौला ने कि जो यह कंपनी है ये धोखाधड़ी करेगी, ये भारत के लिए किसी भी तरीके से अच्छी नहीं है, यह भारत का नुकसान करेगी, ताकि लोगों को बताया जा सके। इसके अलावा जो भी मतलब अंग्रेजी सरकार की मांग थी कि हमको सिक्के ढालने का अधिकार दिया जाए, हमें भारत पर जो है क्या कहते हैं मुक्त व्यापार की नीति दी जाए, तो इन सब जो भी उनकी मांगे थी इन सबको सिराजदौला ने क्या किया, नकार दिया और नहीं माना और बदले में कंपनी को बंद करने की दलील विधि की वे यहाँ से चले जाएं और उन्हें किसी भी तरीके का यहाँ पे अधिकार नहीं मिलेगा। इस कारण जो है उनके अफसरों को अपमानजनक बहुत सारी चिट्ठियां भी लिखी, उन्हें अपमानित किया गया ताकि वे यहाँ से चले जाएं। लेकिन कंपनी जो है उन्होंने बदले में क्या कहा कि हमारी मांगे जो हैं वो राजा नहीं देना चाहता है। अगर हम मुक्त व्यापार नीति करेंगे तो इससे भारत को ही फायदा होगा, तभी जो है व्यापार फूलेगा फलेगा। इसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा गांव चाहिए थी और बहुत ज़्यादा जमीन। अंग्रेज अपनी हर षड्यंत्रकारी नीति का प्रयोग कर रहे थे। तत्पश्चात जब उसने देखा कि सिराजदौला उनका विरोध कर रहा है, तब 1757 के युद्ध का आरंभ हो गया, जिसे हम पलासी युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में अंग्रेजों की सेना ने सिराजदौला से लड़ाई की। आप क्या देखेंगे, सिराजदौला के पास बहुत कम सेनाएं थी, जो इतनी भी सेनाएं थी वो मजबूत नहीं थी जितनी की अंग्रेजी सेनाएं मजबूत थी। दोनों में लड़ाइयां हुई और इस युद्ध में जो है आपको अंग्रेजी सेना जीत जाती है और सिराजदौला जो हार जाता है। इसके पीछे क्या कारण था कि वहाँ जो है सिराजदौला के राजा से संबंधित जो क्षेत्र था उसमें एक व्यक्ति ने अंग्रेजों को सूचना दी थी जिसका नाम मीर जाफर था। उसने पूरी तरीके से जाकर वो अंग्रेजों से मिल गया। अंग्रेज ने उससे वादा किया था कि वो क्या करेंगी, उसको ही राजा बनाएंगी सिराजदौला के मरने के बाद। लेकिन मीर जाफर ये नहीं जानता था कि वो केवल मात्र कठपुतली की सरकार रह जाएगा, राजा बस नाम का, और काम जो है वो अंग्रेजों का ही होगा। तत्पश्चात जो है मीर जाफर जो है अंग्रेजों से जाकर मिल जाता है और बदले में सिराजदौला के खिलाफ जो है वो षड्यंत्रकारी नीति रचता है। राजा के गुप्त जो रास्ते हैं उनको बतला देता है जहाँ से अंग्रेज घुस जाते हैं और सिराजदौला इस युद्ध में मारा जाता है और कंपनी का जो है अधिकार हिंदुस्तान पे और ज्यादा बढ़ जाता है। मीर जाफर को राजा तो बनाया जाता है लेकिन मात्र कठपुतली की तरह। जब यह मीर जाफर यह बात समझ जाता है तो वो अंग्रेजों का विरोध करता है। इस तरीके से फिर आप देखेंगे मीर कासिम के बारे में आप जानेंगे कि मीर कासिम को भी इसी तरीके से प्रलोभन दिया जाता है और मीर जाफर को हटा दिया जाता है और उसे भी कठपुतली की मात्र सरकार बनाकर रख दिया जाता है। चलिए अब हम समझते हैं कि यहाँ क्या कहा जाए। जैसे कि हमने अभी कठपुतली बार बार प्रयोग किया, तो इसका मतलब है यह एक खिलौना होता है जिसे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। जो व्यक्ति किसी और इशारे पर चलता है और उसे मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है, जैसा कि यहाँ पे मीर कासिम और मीर जाफर के साथ किया गया। जैसे कि यहाँ पे देखिए रॉबर्ट क्लाइव का एक चित्र दिया जा रहा है जो कि अंग्रेज का एक अधिकारी था, कंपनी का मालिक था। अब चलिए आगे पढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। पलासी का युद्ध 1756 में अलीवर्दी खां की जब मृत्यु हो गई तो सिराजदौला बंगाल का नवाब बन गया। कंपनी को सिराजदौला की ताकत से काफी ज्यादा भय था। सिराजदौला की जगह कंपनी एक कठपुतली नवाब चाहती थी और उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजदौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजदौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्यों के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों के पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हुए तो 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला कर दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेजी जहाजों को घेरे में घेर लिया। इसके बाद नवाब ने अपनी कंपनी कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनते ही मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया और इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद जो है नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी हुई। आखिरकार 1757 इसमें रॉबर्ट क्लाइव ने पलासी के मैदान में सिराजदौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजदौला की हार का एक बड़ा कारण था सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजरियां। मीर जाफर की टुकड़ियों में इस युद्ध का हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजदौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना देगा। जैसा कि मैंने आपको बताया उसी तरीके की यह स्टोरी है जिसमें कि प्लासी युद्ध के समय सिराजदौला जब राजा बना अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 में, तो सिराजदौला नहीं
नहीं चाहता था कि कंपनी यहाँ रहे। वो कंपनी को कुचलने के लिए बहुत तरीके का प्रयास किया। बंगाल से कंपनी के लोगों को मारकर भगा दिया। कलकत्ता से भी वहाँ के जितने भी लोग थे कंपनी के लोग, उन पर अपना अधिकार जमाने के लिए प्रयासरत रहे और कंपनी को ये चेतावनी दी गई कि वे यहाँ से चले जाएं और वहाँ के लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तत्पश्चात मद्रास में जो रॉबर्ट क्लाइव बैठा हुआ था उसे यह बात सहन नहीं हो सकी और वह क्या चाहता था कि सिराजदौला में से ही, मतलब उसी के परिवार से कोई ऐसा व्यक्ति राजा बने जो मात्र कंपनी की कठपुतली हो, जो कंपनी कहे वही ये करे। तत्पश्चात जो है मीर जाफर एक ऐसा व्यक्ति उन्हें मिल गया जो सिराजदौला की सारी जितने भी राज थे उनको जाकर अंग्रेजों को बता दिया गया और अंग्रेज जो है इस षड्यंत्रकारी नीति को अपनाकर कि मीर जाफर राजा बनेगा मात्र कठपुतली की सरकार, और मीर जाफर यह बात नहीं जानता था कि वह मात्र कठपुतली की सरकार बनकर आ जाएगा। उसने सारे भेद सिराजदौला के बता दिए कंपनी को इस युद्ध में विजय मिली और सिराजदौला हार गया और यहीं से जो है 1757 के बाद से जो है कंपनी का आधिपत्य जो है वो भारत में अधिक हो गया। अब चलिए आप जानते हैं कि पलासी का यह नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वह जगह है, दरअसल असली नाम पलासी था, जहाँ पे अंग्रेजों ने बिगाड़ कर रख दिया और पलासी कर दिया। इस जगह को पलासी यहाँ पाए जाने वाले पलास के फूलों के कारण कहा जाता था। पलास के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है जिसे होली में इस्तेमाल होता है। मतलब पलासी क्या था? एक जगह था जहाँ पे कंपनी ने सिराजदौला के साथ लड़ाई की थी। यहाँ पे पलास के फूल होते, इसलिए इस स्थान का नाम पलासी बना और यहाँ पे पलास के जो फूल थे उनसे अबीर तैयार की जाती थी। आप समझ गए होंगे कि पलासी के युद्ध के पीछे जो है पलासी नाम का कारण क्या है। अंग्रेजों ने इसे क्या किया, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। वो कभी भी भारतीयों का अच्छा नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने जितने भी पुस्तकें लिखी उसमें केवल बढ़ा चढ़ाकर अंग्रेजी सत्ता के बारे में ही जो है प्रचार प्रसार किया है और भारतीयों की व्यवस्था के बारे में उन्होंने क्या किया, गहरा प्रहार किया। मतलब अच्छी तरीके से बातों को नहीं बताया, केवल उनमें बुराइयां ही आपको देखने को मिलेंगी। तो उन्होंने ही पलासी का नाम बदलकर पलासी रख दिया, आधा प लगाकर पलासी इसे बना दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आप एक चित्र और देख रहे होंगे जिसमें कि महान्यायालय कच्छ ईस्ट इंडिया कंपनी हाउस, लैंड हॉल स्ट्रीट ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रोप्राइट की लिंदन स्थित लेडन हॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया हाउस में बैठक होती थी। यह चित्र एक ही सभा का एक चित्र है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ सभा बुलाई जाती थी अंग्रेजों के द्वारा, जहाँ पर जो है कंपनी से संबंधित निर्णय लिए जाते थे। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे सिराजदौला वही राजा है जो पलासी के मैदान में अंग्रेजों से लड़ सकने में सक्षम था, लेकिन मीर जाफर के षड्यंत्रकारी नीति के कारण उसे हार का सामना करना पड़ा। संपन्नता का आश्वासन। इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास की दृष्टि से देखते थे। पलासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पीट को 7 जनवरी 1759 ईस्वी को कलकत्ता से यह चिट्ठी भेजी। लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्य कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूँ कि इस समृद्ध रियासत पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ। क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो? ये संपन्नता का आश्वासन है जहाँ से इंग्लैंड के लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा था 7 जनवरी 1759 ईस्वी को कलकत्ते से यह चिट्ठी लेकर। किया भारत क्या है, एक विशाल सत्ता है और यह वाणिज्य कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि वहाँ पे यह अधिकार करते हैं और यहाँ से जो काफी ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। पलासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। पलासी की जंग के बाद सिराजदौला को मार दिया गया और मीर जाफर को कंपनी का नवाब बना दिया। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उनका मूल उद्देश्य तो व्यापार फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता तो किसी भी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते हैं। आखिरकार उन्हें भी अपनी प्रजा की नजर में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता है। तो फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान होने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में उसको भी हराना पड़ा। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। अब नवाब हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक के खर्चे में निपटाने और व्यापारिक जरूरत तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज्यादा इलाके तब ज्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब कंपनी के इरादे बुलंद हो चुके थे, बदल चुके थे और कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि हम खुद नवाब बनेंगे। आखिरकार 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट ने अपने को ही बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया और दीवान मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिलने लगा। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता चला गया।
लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह से उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी थी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत नहीं थी। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद के ला सकती थी, अपनी फौजों को संभाल कर रख सकती थी और कलकत्ते में किला और दफ्तरों के बारे में भी लागत उठा सकती थी। चलिए इसे समझते हैं। पहले जिस समय सिराजदौला की हार हो गई प्लासी के युद्ध के बाद, तो मीर जाफर को राजा बनाया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था इससे पहले। मीर जाफर के राजा बनने के बाद वो मात्र एक कठपुतली की सरकार बनकर रह गई। लेकिन अंग्रेज यह बात भली भांति जानते थे कि राजा को दिखाने के लिए प्रजा को उन्हें यह बतलाना ही पड़ेगा कि अधिक समय तक वो जो है कंपनी के नियंत्रण में नहीं रख सकते हैं। अंग्रेजों को इस बात का भय भी था। जब मीर जाफर के साथ ऐसी स्थिति आई तो उसने मीर जाफर को हटा दिया और बदले में मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम इस चीज का विरोध करने लगा कि वो अधिक समय तक कंपनी की रियायतें नहीं बर्दाश्त करेगा, तो मीर कासिम को फिर से हटा दिया गया और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। तत्पश्चात जो है अंग्रेजों ने यह दृढ़ नीति बना ली थी कि जब तक भारतीय राजा रहेंगे तब तक हमें क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी तरीके से उन्हें ही राजा बनाना पड़ेगा। और बदले में जो है वे 5 लाख रुपए की मांग करते थे कि कंपनी के जो लोग हैं उनके ऐशो आराम की सुविधा का ध्यान रखा जाए। अब अंग्रेज ये भली भांति समझ गए थे कि वो व्यापार करने यहाँ जब केवल आए थे तो उनका मकसद केवल व्यापार करना था और फायदा कमाना था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इंडिया के क्षेत्रों में रुचि लेने लगी। अब जो है नवाब को हटाकर वो खुद भी नवाब बनना प्रारंभ कर दिए और तत्पश्चात जब मीर कासिम मर गया तब उन्होंने अपने आप को ही नवाब घोषित कर दिया। 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट के कंपनी को ही बंगाल का नवाब बना दिया गया और उसे दीवाने भी नियुक्त कर दिया गया। अब जो है बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हो जाने के बाद उन्हें किसी भी तरीके का कर नहीं देना पड़ता था, वह मुक्त व्यापार कर सकते थे और भारत पर भी उनका एक क्षेत्र पर अधिकार हो गया। धीरे धीरे उसने बंगाल, उसके बाद बिहार और उड़ीसा तीनों क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और धीरे धीरे जो है समस्त भारत पर अपना अधिकार जमाने में वे सफल हो गए। 18वीं सदी के बाद से यह जो है 19वीं सदी तक चला और 100 वर्षों से अधिक तक उन्होंने हम पर शासन किया। अब चलिए इसे समझते हैं कि नवाब की शिकायतें क्या थी। 1733 ईस्वी में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में क्या कहा। जब वे पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी जमीन चाहिए और उन्हें जमीन तो मिल गई पर उन्होंने वहां मजबूत किला बना लिया लालचीपन के कारण। इसके चारों ओर गड्ढे बना लिए जो नदी से जुड़ते थे। दीवारों पर उन्होंने न जाने कितनी तोपें तैनात कर दी कि कोई भी यहाँ घुस न सके। उन्होंने बहुत सारे सौदागर और अन्य लोगों को भी अपने मातहत रहने के लिए तैयार कर लिया और वह 1 लाख रुपए राजस्व वसूल करते थे। वे असंख्य औरतों और मर्दों उनके ही देश में गुलाम बनकर लूट खसोटते रहे। तो राजा ने अपनी बातें लिखी है कि 1733 ईस्वी में बहुत सारे ऐसे बंगाल के नवाब थे जो अंग्रेजों से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अंग्रेजों की नीति बताई कि जब वे हमारे पास आए थे तो बस व्यापारिक चीजों के लिए मांग करने की हमें छोटा सा स्थान दे दीजिए जहाँ पे हम व्यापार की सामानों को रख सके। लेकिन जब वो स्थान उन्हें मिल गया तो उस पर वो मालिकाना हक जमाने लगे, उस पर बड़े बड़े किले खड़े करने लगे और किलों को चारों तरफ से तोप के जरिए जो है वो घेर दिया गया कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं घुस सके और वहां पे अपना एक मजबूत किला स्थापित किया। उसके बाद चारों तरफ गड्ढे खोदकर जो है बड़ी बड़ी तोपें रख दी गई ताकि बाहर से कोई लोग अंदर नहीं आ सके। इस तरीके से अंग्रेजों ने और नीतियां अपने और हर जगह जो है अपने किले बनाने लगे, मद्रास में, बम्बई में, सूरत में, इसके अलावा कलकत्ता में और तत्पश्चात वो बंगाल में भी जो है अपने किले को स्थापित करने लगे और संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार जो है वो स्थापित करने के लिए उन्होंने पहले से ही अपने प्लान को तैयार रखा था। कंपनी के अनुसार नवाब बन बैठे थे। नवाब का मतलब था कि इसका एक मतलब यह था कंपनी के पास अपनी सत्ता और अपनी ताकत थी, मतलब उसे किसी भी तरीके से अब राजा के बारे में नहीं सोचना है। लेकिन इसके कुछ और भी फायदे थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाब की तरह जीने का ख्वाब देखने लगा, मतलब रईस, उनके पास अपना एक महल हो, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था हो, उनके देख रेख में सैकड़ों जो है गुलाम हो, उनके दास और दासी हो। प्लासी की युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दें। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास आया तो उसकी उम्र 18 साल थी। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा भारत के से रवाना हुआ तो उसकी दौलत जो है 401.102 पौंड के बराबर हो गई। दिलचस्प की बात यह है कि गवर्नर अपने दूसरे कार्यकाल में भी उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया। लेकिन 1772 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप पर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली।
चलिए इसे समझते हैं। जब अंग्रेजी सरकार ने मतलब अपने आप को ही नवाब बनाना घोषित कर लिया कंपनी के द्वारा, तो कंपनी के द्वारा यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव सबसे पहले यहाँ का नवाब बना था बंगाल का। तो वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-4 बार वो कंपनी का नवाब बना और भारत पर शासन किया। उसके पास बहुत सारी धन इकट्ठा हो चुके थे। तब कंपनी को लगने लगा कि यह जो है लालची इंसान है, अब इसके बदले जो है दूसरे व्यक्ति को नवाब बना दिया जाए, तो किसी भी तरीके से उसको भ्रष्टाचार का आरोप न लगे, इसलिए उसने क्या की, 1774 ईस्वी में अपनी आत्मलीला समाप्त कर ली और आत्महत्या कर ली। कंपनी के वे सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारी और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही उनकी मौत हो गई और मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवार से आए थे। उनमें सबसे बड़ी इच्छा बस यह थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमा और ब्रिटेन लौटकर अपनी आराम से जिंदगी बसर कर सके। जो जीते ही धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने आलीशान जीवन जिया। वहाँ के लोगों ने नवाब कहते थे और यह सब नवाब का ही अंग्रेजों का संस्करण बन गया। उन्होंने लोग अक्सर अपने अमीर और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखा। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। चलिए इसे समझते हैं कि जब इंग्लैंड को मतलब एक नई चीज़ जानने को मिला कि वो नवाब के पद को हासिल कर सके। उन्हें नवाब सुनना बहुत अच्छा लगता था क्योंकि उनकी शान और शौकत में ये चीज़ बढ़ोतरी करती थी। उन्हें पैसा चाहिए था और बहुत सारे ऐसे थे जो लालची भी हुआ करते थे नवाब, लेकिन नवाबों का यही शौक रहता था कि वो जब भी इंग्लैंड से भारत आए तो बहुत सारा धन कमाए और अपने वापस जब वो इंग्लैंड जाए तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा संपत्ति हो। यही ख्वाब जो है इंग्लैंड के तमाम जो है जितने भी नवाब आए और जितने भी कंपनी के व्यक्ति आते थे इंग्लैंड से, वो यही सपना देखते थे। क्लाइव खुद को कैसे देखना चाहता था? संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा कि प्लासी की लड़ाई के उसने जबरदस्त संयम का परिचय दिया। आइए देखते हैं क्या कहा उसने। उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहाँ पे प्लासी की जीत से मुझे ला खड़ा कर दिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था, एक संपन्न शहर मेरी दया पर था और उससे सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए दूसरे के गिरोबान खींच रहा था। मैं ऐसे खजाने के बीच गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले थे और एक तरफ सोना और दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ। मतलब रॉबर्ट क्लाइव एक लालची की ही भांति वो पत्र लिखता है कि मतलब मुझे एक तो नवाब कहने का भी हक मिल रहा है और मैं अगर मुस्कुरा देता था तो उसके लिए मार काट हो जाने था। और मैं यही समझ रहा था कि भारत एक ऐसा खजाना है जिसकी तरफ मैं बढ़ता चला जा रहा हूँ। यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई चीज की कमी नहीं है। मुझे लाखों धन संपत्ति जो है यहाँ से मिल जाएंगी। कंपनी का फैसला और शासन। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बात सामने आती है। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। वह किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया करते थे। बक्सर की लड़ाई के बाद 1764 ईस्वी के बाद भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए। ये कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंस के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतर मामलों में दखल देने लगे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर होगा, किसको बिठाया जाएगा, इस तरह के निजी चीजें भी कंपनी के ही अफसर तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी की रियासत सहायक संधि भी थोप दी जाती। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती कि उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं था, उसे कंपनी की सुरक्षा भी मिलती और सहायक सेना के रख रखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल 1798 से 1805 में बने तो उस समय अवध के नवाब 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया। और क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे, इसी आधार पर हैदराबाद में कई इलाके जो है छीन लिए गए। चलिए पहले इसे समझते हैं, उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। जिस समय 1757 का प्लासी युद्ध हो गया तो उसके बाद अंग्रेजों की शक्ति में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई और तत्पश्चात जो है जब बक्सर का 1764 ईस्वी में लड़ा गया तो यह भी बक्सर स्थान पे ही लड़ा गया था। भारतीय राजाओं के खिलाफ ही लड़ा गया था ताकि जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी उन्हें आसानी से प्राप्त हो सके। तो एक तो अंग्रेज यह बात भली भांति समझ गए थे कि अब हम भारतीय राजाओं को किसी भी तरीके का अधिकार नहीं देंगे, हम खुद भी नवाब बन सकते हैं, हमारे पास जो है बहुत सारी शक्तियां होगी। उनका मन जो है काफी ज्यादा बढ़ने लगा और इस तरीके से वे सोचते थे कि हम भारतीयों को क्यों राजा बनाएं, हम खुद भी राजा बन सकते हैं, यहाँ के नवाब हम खुद होंगे और हमारे आगे पीछे जो है बहुत सारे दास और दासियां भी होंगे। इस फायदे का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने अपना मन बढ़ा लिया और तत्पश्चात जो है भारत के बहुत सारे राज्यों पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अब जो है जो कंपनी थी वो एक सहायक संधि
का पेपर बनाते थे जिसके तहत वो भारतीय राजाओं को उस पर सिग्नेचर करवाते थे और उसके तहत जो है यहाँ पर शासन करते थे। वो अगर भारतीय राजा को राजा बना भी दिया गया तो वो मात्र कठपुतली की सरकार की तरह होती थी कि जो भी कंपनी कहेगा वो उसे करना पड़ेगा। इसकी यही नीति थी कि वे भारत में अधिक से अधिक व्यापार व्यवसाय करने के अलावा पूरी तरीके से भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सके, क्योंकि इससे अंग्रेजों को केवल फायदा ही होना था। यही नीति के साथ आप देखेंगे कि धीरे धीरे आते हुए अंग्रेजों ने पूरी तरीके से भारत पर अपना कब्जा जमा लिया। कल्पना कीजिए कि आप कंपनी के एक युवा अफसर हैं और कुछ महीने के लिए आप भारत आए हैं। अब इंग्लैंड में रहने वाली अपनी माँ के नाम एक चिट्ठी लिखकर उन्हें अपने ऐशो आराम भरी जिंदगी के बारे में बताएं और इसकी तुलना ब्रिटेन में अपने पुराने जीवन से करें। चलिए आप सोचें और करें और खुद भी एहसास दें कि उस समय जो बाहर से यहाँ पे इंग्लैंड के लोग आते थे उन्हें इतनी सारी सुविधा, इतने सारे फायदे, ऐशो आराम, नवाब की पदवी मिलती थी, वो कितने प्रसन्न होते होंगे और उसे पत्र के माध्यम से लिखते होंगे। आप भी यह सोचें और पत्र लिखें और खुद अनुभव करें कि उस समय जो है जैसे रॉबर्ट क्लाइव और बहुत सारे जो अंग्रेजी नेता थे वो किस तरीके से अच्छा महसूस करते होंगे। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं पे रहने देते हैं। यह वीडियो का पहला पार्ट था, इसे एंड करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक जरूर करें, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में